हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग जानेंगे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, किसके लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए, बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, यानी लिखित पेपर होने वाला है। इसके पहले जो एग्जाम पैटर्न था आपका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में था, एमसीक्यू पैटर्न था, उसमें आप लोग टिक करके चले आते थे। लेकिन अब की बार आप लोगों को पूरी तरीके से कॉपी भर के आनी पड़ेगी, ठीक है ना, और उस कॉपी में सही मटेरियल्स भी आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए टारगेट सेमेस्टर फिर से आपके साथ एक बार हाजिर है। जैसे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपके साथ था, ठीक उसी प्रकार से फिर से साथ देने के लिए टारगेट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में भी आ गया है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस में हम लोगों को अब की बार क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जो मटेरियल्स होगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार का मटेरियल होना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, आगे जो कुछ भी है देखा जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस में चूँकि जो आपका कोर्स कोड है 201, ठीक है ना, कोर्स कोड जो है 201 है, और ये जो 201 है और जो दूसरा वाला है वो आपका पूरी तरीके से वाइवा है, उसमें केवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटरव्यू टाइप का है, ठीक है। तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 201 यानी पेपर 1 की बात करेंगे, और पेपर 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके अंतर्गत उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका कोर्स टाइटल है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीति प्रक्रिया, ठीक है ना, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया है, और इस राजनीतिक प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो इसके अंदर जो कंटेंट है वो जो है टॉपिक वाइज यूनिट वाइज डिवाइड है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इसी तरीके से आपके पूरे 8 यूनिट है, और 8 यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आप लोग देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, dimensions of democracy, social economy, political factors, shapings of India political system since independence, ठीक है ना। उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, यानी कि जो आपका उत्तर भारत है, ठीक है ना, उत्तर औपनिवेशिक भारत, उत्तर भारत नहीं, उत्तर औपनिवेशिक भारत। औपनिवेश का मतलब यहाँ पे होता है कि जब हम गुलाम थे ब्रिटिश के, और ब्रिटिश हमारे सारी चीज़ों का शोषण कर रहे थे, उस समय हमारे देश में औपनिवेशिक काल था, ठीक है, उसी को हम लोग औपनिवेशिक बोलेंगे, कॉलोनियल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र के आयाम, यानी कि उसी समय जो पॉलिटिकल्स था, हमारे भारत की जो राजनीति थी, क्या वो फुल रही थी, क्या उसमें हम लोग शामिल हो रहे थे, क्या हमारे लिए वो कहीं ना कहीं एक नया आयाम लेकर के आया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति व्यवस्था को आकार देने वाले कारक, यानी कि उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद उन फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे, उन कारक को देखेंगे, उन फैक्टर्स को देखेंगे जो भारत को एक राजनीति का आकार देने का काम किया, मतलब किस तरह की राजनीति हमारे भारत में डेवलप हुई, ये हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 1 में, ठीक है ना। तो यूनिट 1 आपका खत्म हो चुका, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे यूनिट पे। दूसरे यूनिट में हम लोग को देखना है क्वेश्चन फेडरलिज्म कोलिशन, और आपका हो जाएगा पॉलिटिकल्स पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। अर्ध भारत में संघवाद, गठबंधन और राजनीतिक दल और पार्टियां, यानी कि भारत में पार्टियां कैसे उभर करके आई, भारत में जो गठबंधन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से गठबंधन होता है, उसके सारे फैक्टर्स को हम लोग कवर करेंगे यूनिट नंबर 2, ठीक है ना। यूनिट नंबर 2 में और इसमें संघवाद भी हम लोग देखेंगे, संघवाद भी इसमें देखा जाएगा, जिसे यूनियन भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो रहा आपका दूसरा यूनिट, ठीक है। तीसरे यूनिट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तीसरे यूनिट में हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक
डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ठीक है ना, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव किस तरह से भारत पे पड़ा है, या फिर पहले था कि नहीं था, अभी है कि नहीं है, आगे चल के क्या हो सकता है। हम लोग इतिहास के आधार पे आने वाले फ्यूचर का कहीं ना कहीं संभावना प्रकट करते हैं और उसी के आधार पे फ्यूचर के बारे में कोई भी बातें हम लोग पढ़ते या जानते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। शहरी और स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं रूल जो होता है, शहर जो होता है अर्बनाइजेशन, वहाँ पे कैसा रूल होगा, जो स्थानीय होंगे वहाँ पे कैसा होगा, जैसे लोकल कह सकते हैं और अर्बन कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 73 एंड 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान में इसमें 73वां और 74वां जो संशोधन है ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 73वां और 74वां संशोधन कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। यूनिट नंबर 4 पर प्रेशर ग्रुप डिटर्मिनेट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, नीड्स ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, द पॉलिटिक्स ऑफ सेशंस एंड अकोमोडेशन, ठीक है ना। दबाव समूह मतदान व्यवहार के निर्धारक, ठीक है ना। दबाव समूह क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा, उसका वर्ग क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, और उसके बाद उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। जाति और राजनीति, यानी कि यहाँ पे आपका कास्ट और जो पॉलिटिक्स है इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद चुनाव सुधार की आवश्यकता है, यानी कि जो चुनाव है उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए, क्या कोई किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। अलगाव और समायोजन की राजनीति, ठीक है ना। अलगाव और समायोजन की राजनीति किस प्रकार से होती है, क्यों ये कॉन्सेप्ट लाया गया, क्या जरूरी था भारत में, ये चीज़ें भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अलगाव और समायोजन, क्या अलगाव करना जरूरी है, क्या समायोजन करना जरूरी है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो यूनिट नंबर 5 है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, भारत में धर्म और राजनीति, धर्मनिरपेक्षता पर बहस, यानी रिलीजन पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में धर्म की क्या राजनीति हो सकती है, क्या धर्म पे राजनीति किया जा सकता है, क्या कास्टिज्म की राजनीति होगी, ठीक है ना। इसको भी हम लोग समझा जाएगा यूनिट नंबर 5 में। उसके बाद डिबेट्स एंड सेकुलरिज्म, ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता है और बहस है, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन, कास्ट एंड क्लास, ठीक है ना। देखिए कहीं ना कहीं जो वोमेन है तो वोमेन को भी लेकर के एक शुरू से ही एक अलग ही भावना लेकर के चला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वोमेन्स एक तरीके से है, या फिर जो अपने जो महिला वर्ग है, ठीक है ना, जो महिलाएं हैं इनके साथ भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि इनको भी कहीं ना कहीं हक है राजनीति में बोलने का, राजनीति में आगे बढ़ने का, और भी सारी चीज़ों को करने का। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके बारे में भी पढ़ना है। जाति और वर्ग के संबंध में, यानी कि जो कास्टिज्म है, कास्टिज्म को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से भागीदारी लें, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। इसका सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ, ठीक है ना, यानी कि जो पॉजिटिविटी होती है कि इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, कैसे कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं, क्या है क्या नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। इसके लिए कई प्रकार के जो है संगठन वगैरह जो बहुत कुछ बनाए गए हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक पार्टिकुलर टॉपिक हम ले लेते हैं कि महिला, ठीक है, तो महिला के उत्थान की बात कब की गई पहली बार, क्या उसके लिए कोई संस्था है, क्या उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका कोई CEO है, जो कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, किस प्रकार से काम हुआ, किसने पहली बार आवाज़ उठाई, क्या आज वर्तमान समय में जो महिला कोई दल है जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि जो नेशन को बिल्ड किया जाता है, राष्ट्रवाद को जो बनाने की भावना है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हम हिंदू राष्ट्र, एक कल्पना आपने सुना होगा हिंदू राष्ट्र, और अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनने के पीछे हमारे समक्ष क्या क्या समस्याएं आएंगी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं
आपका हो जाएगा एथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजनलिज्म, कास्ट, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, कॉमनलिज्म एंड करप्शन। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे समक्ष कहीं ना कहीं प्रस्तुत होंगी। जैसे जातीयता हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा, जाति, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, ठीक है, भ्रष्टाचार, ये सभी के सभी हमारे समक्ष कहीं ना कहीं एक राष्ट्र बनाने के लिए चुनौतियां हैं। ठीक है, क्यों चुनौतियां हैं? क्योंकि अगर जब भी हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये जातिवाद कहीं ना कहीं बाधक हो जाता है। फिर लैंग्वेज, भारत में जैसा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि भाई आप इस भाषा को क्यों महत्व दे रहे हैं, क्यों हमारी भाषा में कोई गड़बड़ी है क्या? तो ऐसी समस्याएं क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, इस तरीके से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रवाद क्या होता है इसको समझेंगे, किस तरीके से ये चैलेंज है इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ठीक है ना, दल बदल की राजनीति। दल बदल की राजनीति वही होती है कि एक नेता किसी अदर पार्टी से चुनाव लड़ा, बाद में जाकर के किसी अदर पार्टी में जुड़ गया। ठीक है ना, इसे दल बदल की राजनीति कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आप बीच में एक मैटर उठा था, उसमें देख सकते हैं आप कि ऑलरेडी जो है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी फिर वापस से बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इसके भी कारण है, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो और उसके बाद राष्ट्रपति की शासन की नीति। ठीक है ना, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका हेल्प करेगा सारे प्रकार के कंटेंट को दिलाने में, और सभी प्रकार के अपडेट लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का जो ऑनलाइन बैच है। ठीक है ना, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारे का सारे चीज़ हमारे शुभम सर बताएंगे। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी बच्चों को दें तो ज़्यादा। बच्चों को कुछ बताना नहीं है, जैसे इस बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सारथी का साथ लेकर चला था और काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चों का रहा। 8 CGPA 8.5, 9 CGPA 9.5 CGPA तक बच्चों ने बीए में स्कोर किया। और माना जाता है बीए में अगर 7 CGPA प्लस आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा नंबर आपका माना जाता है। तो यहाँ पे सर जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें क्लासेस के साथ साथ आपका यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बैच के अंदर मिल जाएंगे। क्लास के नोट्स PDF भी आपके अंदर रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपको रहेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और पर्सनल मेंटरशिप जो DK सर की है वो भी आपको मिल जाएगी। आप जानते हो DK सर का पढ़ाने का लहजा, समझाने का तरीका कैसा है, अच्छे से आप लोग वाकिफ़ हो। एकदम निश्चिंत रहो, BA में जो नॉलेज आप लेकर यहाँ से जाओगे, लाइफ टाइम किसी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कहीं भी एग्जाम में बैठोगे या सेमेस्टर एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक वैल्यू के साथ आप चीज़ों को देखोगे। ठीक है, तो ये सारथी बैच है, आराम से 249 में ये बैच है। लेकिन अभी आप लोग क्या करोगे, गुरुकुल 10 यानी सब कैपिटल रहेगा, गुरुकुल 10 आप यूज करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जानते हो कि एक UPH या फिर मतलब आप एक कोई बुक लेने या तो सीरीज़ कोई लेते हो तो वो भी इतने कम प्राइस में आपको अवेलेबल नहीं होती है। देखो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट्स की पूरे आपके कंटेंट इसके अंदर रहने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और बैचेज आपको मिल जाएंगे। कोई अधिक जानकारी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है, नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी DK सर आपको पूरा सिलेबस बता दिए हैं, यही सिलेबस आपको पूरा पढ़ाया जाएगा बैच के अंदर और यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो चलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कोर्स अगर परचेज कर लेते हैं तो कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार का राजेंद्रा कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स प्लस सभी प्रकार के नोट्स आपको दिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि मेंटरशिप भी दी जाएगी, हमारे द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। कहीं भी आप डायरेक्शन यानी कि कहीं रास्ते से अगर भटक रहे हैं तो आपको भटकने नहीं दिया जाएगा। ये जो है टारगेट गुरुकुल, टारगेट सेमेस्टर और सारथी की जिम्मेदारी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।